नमस्कार दोस्तों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं नैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए सीडीपी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएगा। मोस्टली बच्चों का डिमांड रहता है कि हमारा सीडीपी तैयार हो जाए, क्योंकि एसएसटी आप पढ़ ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश अब ग्रामर पढ़ना ही है यूपी टेट के लिए। तो हम जो है यहाँ पे सीडीपी के कंसेप्ट लेकर आए हैं और हम लोग इस कंसेप्ट को क्वेश्चन पहला है, विच स्टेज इज कॉल्ड एज द स्टॉर्म ऑफ स्ट्रेस। तूफान और तनाव की अवस्था करें। स्टॉर्म माने तूफान, स्ट्रेस माने तनाव। तूफान और तनाव, तूफान और तनाव कब होता है? जब आपके पास एनर्जी जो है ज्यादा होती है, और जब एनर्जी ज्यादा होती है तो ऐसे बालक को कहते हैं एडल्टनेस, किशोरावस्था। इसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। एडल्टनेस यानी किशोरावस्था जो होती है, इसमें बालक की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बालक जो है लड़ाई झगड़ा खूब करता है। इसमें बालक लड़ाई और झगड़ा करेगा। एडल्टनेस में बालक क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। दोस्तों में अपनी छवि बनाएगा। जो दोस्त होते हैं, दोस्तों में अपनी छवि बनाएगा। दोस्तों में अपनी छवि बनाएगा। जो ये बालक है, किशोरावस्था का बालक, ये तूफान और संघर्ष की अवस्था कहलाता है। स्ट्रेस भी है, संघर्ष भी करना है। यह तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तूफान और संघर्ष की अवस्था है। इसे तूफान और संघर्ष की अवस्था के रूप में जानते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा बी, तूफान और संघर्ष की अवस्था। दूसरा सवाल है, लर्निंग, अधिगम किसे कहते हैं? व्हाट इज लर्निंग? अधिगम क्या है? टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में टेम्परेरी चेंज हो जाना। बिहेवियर में क्या टेम्परेरी चेंज हो जाना, ये अधिगम है। अधिगम में क्या होता है? बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन देखते हैं। अस्थाई परिवर्तन देखते हैं। और यह एक क्रिया जो है मोटिवेशन है। यह एक क्रिया जो है क्या है? मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कलाम जी को प्रेरणा लिया, आदर्श स्रोतमाला उनकी जीवनी को पढ़ा। जो कलाम जी जो है बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद जो है क्लर्क की पोस्ट पर काम किया। इसके बाद बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या किया? भारत के राष्ट्रपति हुए। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। ये क्या है? अब बालक जो सोचेगा, जो गरीब घर में है, वो भी ये करेगा, सोचेगा कि अगर हम भी प्रयास करें तो कलाम जैसा बन सकते हैं। तो अधिगम क्या करेगा? उसके व्यवहार में परमानेंट चेंज इन बिहेवियर टू एक्सपीरियंस, ये उसके व्यवहार में अस्थाई रूप से परिवर्तन ला देता है। बच्चा जो है संघर्ष करेगा अस्थाई रूप से, और तो अस्थाई रूप से संघर्ष जब करेगा तो इसी को कहते हैं लर्निंग। अधिगम का मतलब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। कभी कभी बच्चा क्या होता है, किसी टीचर से मोटिवेट होता है, अच्छा टीचर लगा, मोटिवेट हो गया, हमें भी क्या करना है? टीचर बनना है। कोई बच्चा जो है
आईएसपीसीएस डीएम साहब को देखा कि गाड़ी आ रही है, उस पर बत्ती लगी हुई है, 2 शेडो है। उसको मोटिवेट हुआ कि हम भी काश कभी ऐसा बने, और ऐसा बनने के लिए उसके क्या होगा, व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होगा। हम ऐसा बने, अपने मंजिल तक पहुंचे, वो बच्चा हमेशा मेहनत करेगा, परिवर्तन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग मोरल डेवलपमेंट है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर है। देखिए, कोहल वर्ग ने जो थ्योरी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था आज के समाज में। हालांकि दिया तो बहुत पहले हैं, इन्होंने 60 साल 70 साल पहले इन्होंने थ्योरी दिया, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। समाज में लोगों की नैतिकता गिरती जा रही है। इन्होंने नैतिकता की बात किया, फल वर्ग जो है, जो बात किए हैं, मोरलिटी की बात किए हैं, नैतिकता की बात की। नैतिकता जो है सीखे जाते हैं या स्वयं अंदर से, आत्मा से उत्पन्न होती है। ये आत्मा से तब उत्पन्न होती है जब हम आसपास के समाज को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, अंतःक्रिया होता है, तब हम सीखते हैं, लर्निंग होता है। नैतिकता की बात इन्होंने कहा था। तो नैतिकता की जब बात कहा कोहल वर्ग ने, तो इनके स्टेजेज होते हैं। इन्होंने स्तर की बात कहा, स्टेजेज की बात करा, नैतिकता के स्टेजेज होता है। इन्होंने 3 स्टेज की बात किया, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, 3 की बात किया। पूर्व प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, इसके बाद कन्वेंशनल परंपरागत, और इसके बाद उत्तर परंपरागत। ये 3 प्रकार के इन्होंने कैटेगरी में बांटा है। 0 से 3 से 10 जिन्होंने 3 भागों में इस तरह से बांटा है। तो जो इनकी परंपरा है, 3 वर्ग देखो यहाँ पे, और इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, और इसके भी 2 हैं। अगर टोटल पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और वैसे कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो देखो यहाँ पर 6 कहीं नहीं आया है। इसका मतलब है कि हमें ये पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत की बात कर रहा है। और ये कितने हो जाएंगे, आपको 3 हो जाएंगे। कोहल वर्ग की जो नैतिकता है वह ये 3 भागों में बांटा गया है। कोहल वर्ग की नैतिकता का जो विरोध किया है, इनकी एक शिष्य थी जिनका नाम था गिलिगन, उन्हीं ने विरोध किया था। इनका एक शिष्य थी गिलिगन, गिलिगन ने इसका विरोध किया था कि इनमें जेंडर बायस की बात करता है। ये भी सीटेट में कुछ जेंडर बायस की बात करता है कि कोहल वर्ग में जेंडर बायस की बात है। तो ये विरोध जो है किया था उन्हीं की शिष्या। अब आके देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, एमआईटी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, ये किसने दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत। देखो, एक है मल्टी फैक्टर थ्योरी। जब मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात आएगी तब तो आएंगे थांडाई। मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात आएगी तो इसमें आएंगे थांडाई।
जहां पे मल्टी इंटेलिजेंस की बात आएगी और इसमें आएंगे हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर जो है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, और मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात आएगी वो दिया है थॉर्नडाइक। इन्होंने कहा था हर आदमी के पास जो है बहुत सारी बुद्धि होती है, ढेर सारी बुद्धि होती है, थॉर्नडाइक का अपना स्टेटमेंट है। लेकिन यह जी फैक्टर नहीं होता है, इसमें केवल यस फैक्टर होते हैं, और यस फैक्टर होने के कारण इसमें एनआरसी उत्पन्न हो जाती है, अराजकता उत्पन्न हो जाती है। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी में ये सब जो है इसमें यस फैक्टर होते हैं, नो जी फैक्टर। जी माने जनरल, सामान्य। इन लोगों के पास सामान्य बुद्धि नहीं होता है, यस फॉर स्पेसिफिक विशिष्ट बुद्धि बातें होते हैं, और इसीलिए इनमें क्या होता है, एनआरची उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे में क्या होती है, अराजकता उत्पन्न हो जाती है, एनआरची उत्पन्न होती है। इसमें जो होता है स्पेशल स्पेसिफिक होता है, जनरल जो है अपसेंट होता है, इसके कारण इनमें क्या होता है, अराजकता उत्पन्न होती है। ये मल्टी फैक्टर थ्योरी। लेकिन जब हार्वर्ड गार्डनर करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने पहले 7 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया, फिर इसमें 2 प्रकार की बुद्धि और जोड़ दिया, टोटल कितने हैं, 9 प्रकार की बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया हुआ है। अगर पूछे कि मौलिक जो है विचार में कितनी बुद्धि है, तो ये मौलिक में 7 है। उनकी मौलिक बहुबुद्धि सिद्धांत अगर पूछेगा तो इससे लगाना है। मौलिक बहुबुद्धि सिद्धांत ये 2 बाद में व्युत्पन्न है, उत्पन्न हुआ, उनकी दिमाग की थ्योरी है। ये व्युत्पन्न है, उत्पन्न हुआ है, ये फंडामेंटल है, और ये डेरिवेटिव है, यानी उसी से उत्पन्न हुआ है। तो 2 थ्योरी और उत्पन्न हुई, डेरिवेटिव है, और टोटल अगर पूछेगा तो कितने प्रकार की बुद्धि है, 9 प्रकार की बुद्धि। यहां से भी आपके सवाल हर साल पूछते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंस रिफर टू ऑल चाइल्ड आर सेम। गलत बात है, सभी बच्चे एक ही तरह के नहीं होते, सभी बच्चों में डिफरेंस एमंग इंडिविजुअल, ये सही है। फिजिकल डिफरेंस वनली की बात गलत हो जाएगा, यहां भी इंटेलिजेंट वनली केवल बुद्धि। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, और इस व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है बुद्धि, एक रीजन, इसका एक रीजन है बुद्धि। हर बालक की बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए लर्निंग प्रोसेस हर बालक की अलग अलग होगी। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस एमंग इंडिविजुअल, अपने स्वयं में डिफरेंस है, इंडिविजुअली है, इसीलिए हम कहते हैं इसे इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका आपको ऑप्शन जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अभी बताए थे अधिगम को प्रभावित करने द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग में अभी बताए थे कोई बालक है, इसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज हो जाए, परमानेंट चेंज हो जाए, इसके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन, इसके व्यवहार में जो परमानेंट चेंज होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है,
इसके व्यवहार में, जब बालक के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग का। और इस लर्निंग में, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अभी बताए थे, एक कारण है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मानव जो है अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरणा दो तरह से होती है, एक तो इंटरनल और एक जो है एक्सटर्नल। एक इंटरनल और एक जो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने बाय, इंटरनल माने अंदर। दो तरह से मानव जो है अभिप्रेरित होता है। आंतरिक का मतलब यह है कि उसके दिल में, अंदर ही है, वो किसी बाहर से मोटिवेट नहीं होता है। इंटरनल मोटिवेट। इंटरनल मोटिवेट में आपका बालक है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बालक जो है डॉक्टर बनना चाहता है। एक बालक जो है डॉक्टर बनना चाहता है। यह किस प्रकार का मोटिवेशन है? यह किस प्रकार का अभिप्रेरणा है? ये किस प्रकार का मोटिवेशनल है? इंटरनल मोटिवेशन है। ऐसे मोटिवेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब क्या होगा? किसी को वो देख कर मोटिवेट हो रहा है, किसी को सुनकर मोटिवेट हो रहा है, ऐसे को हम कहते हैं बाय, और ऐसे कहते हैं इंटरनल। तो मोटिवेशन ही एक बालक के सीखने का ब्रह्मास्त्र है, जिसे हम बालक को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ डांटे, बिना फटकारे वो बालक सीख सकता है। हमेशा बालक को क्या करना है? मोटिवेट करना है। अब मोटिवेट करेंगे तभी वो बालक सीखेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखो यहाँ पर है मोटिवेशन। एज, आयु नहीं, हाइट नहीं, वेट नहीं, इसका आपको आएगा मोटिवेशन। अगर आपका इस तरह से इस लेवल पर कंसेप्ट क्लियर है तो आप निश्चित ही सी टेट में सफल हो जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं, हम कहेंगे सभी लोग पास हों, मेहनत करें, नहीं तो आने वाले समय में आपका सिलेबस भी चेंज होगा। सिलेबस चेंज होगा तो उसमें और आपकी डिफिकल्टीज होती जाएंगी। इसलिए पूरा प्रयास करिए, जी जान लगा दीजिए कि इस बार सीटेट क्वालिफाई हो गए। बहुत जल्दी ही सीटेट आया था, 1 महीने रिजल्ट के बाद ही आया। तो इसलिए जो है आप जो है इतना मेहनत करिए कि इस बार सीटेट हो जाए और अगली बार जो है आपको एक नौकरी का पोस्ट मिल जाए। अभी आप देखेंगे तो वीडियो हमने डाला है। एक वीडियो है अभी TSSB स्पेशल एजुकेटर के। TSSB स्पेशल एजुकेटर का अगर कोई करना चाहता है, स्पेशल एजुकेटर PRT होता है, तो गारंटी के साथ आपको नौकरी मिलेगी। गारंटी के साथ नौकरी अगर आप चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, संपर्क करें, हम आपको गारंटी के साथ सिलेक्शन दिलाएंगे। तो DSSB में स्पेशल एजुकेटर के अभी SSC GD का एग्जाम हुआ है, ये भी वीडियो बनाया हूं, एक बच्चा देखेंगे वर्दी में पहना हुआ है। तो ऐसे ढेर सारे सिलेक्शन द्रोणा इंस्टीट्यूट से होते हैं और आप जुड़े रहिए, आप निश्चित ही सफल हो गए, कोई दो राय नहीं। देखो, रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का, रीइंफोर्समेंट का मतलब पुनर्बलन करना, बार बार उसे कहना, बार बार घर वाले कहेंगे कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये रीइंफोर्समेंट होता है।
बार बार किसी चीज के लिए आपको मोटिवेट करना, प्रेरित करना रीइंफोर्समेंट है। और ये जो दिया है वो दिया है स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, वाइगोस्की का सोशल लर्निंग थ्योरी है, और ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ये है आपके रीइंफोर्समेंट की। पूछ रहा है कि व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? आनुवंशिकता किसे। व्हाट इज मेंट बाय हेरिडिटी, आनुवंशिकता किसे कहेंगे? देखो, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल जो माता पिता है, माता पिता से बालक को मिला, उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। माता पिता से जो चीजें बालक को मिल रही है वो जेनेटिक मटेरियल है। जैसे आप जानते हैं कि मेल होते हैं 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल होते हैं 23 इसमें भी होते हैं। और इनके दोनों के मिलने से जो लास्ट के होते हैं 23 वाला जोड़ा, तो फीमेल में तो समान होता है, फीमेल में समान, फीमेल में समान होता है, लेकिन मेल में अलग होता है। जब यक्स और वाई से मिलेगा तब ये लड़का होता है, और जब वाई वाई से मिलेगा तो गर्ल्स होता है। ये जेनेटिक मटेरियल है। माँ बाप से मिले हुए जेनेटिक मटेरियल को ही हम आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। इसकी खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और किस पे किया था? पहले मटर के फूल पर किया था। इसके बाद जो है इसको जनरलाइज किया गया और इसको ह्यूमन, जानवर सब पे देखा गया। क्योंकि हर, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे प्लांट हो, पौधे, सब में अपने समान संतान उत्पन्न करने की शक्ति को हेरिडिटी कहते हैं। अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की शक्ति को हेरिडिटी कहते हैं, जिसे इस तरह से किया गया। तो यहां पर देखो लिखा है ट्रेसिस इनहेंस्ड बाय पेरेंट्स। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हुए। आगे देखिए, विच इज अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी। रचनात्मकता का लक्षण क्या है? विच इज द साइन ऑफ क्रिएटिविटी। कहते हैं क्रिएटिविटी क्या है वाला, क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्रिएटिव? क्रिएटिव का मतलब होता है उसका ओरिजिनल, मौलिक सोच होना चाहिए, ओरिजिनल थिंकिंग होना चाहिए। ओरिजिनल उसकी थिंकिंग होना चाहिए, अपनी विचार, आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं देखे यूट्यूब पर कॉपीराइट कर लिए, कॉपी कर लिए और हम पढ़ा दिए कि ये हमारा ही है। आपने क्या किया? कहीं से देखा और उसे क्या किया और आपने पढ़ाया, कर दिया हमारा ही है। ये आपका नहीं है, ये उस बंदे का है जिसने उसके मौलिक विचार में आया था और खोज किया था। आज एक ट्रेंड चल गया है यूट्यूब पर, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड।
पॉजिटिव और निगेटिव जो टैग वर्ड है ये भी तो कोई खोजा होगा, और जिसने कॉपी करके पढ़ाया वो करा है हमारा ही है। अरे तुम्हारा कहां से आ गया? तुमसे पहले भी कोई खोजा होगा, और किसने खोजा? वो उसकी क्रिएटिविटी है, मौलिकता है। अभी सिलेबस चेंज होगा, वो फिर क्रिएटिव होगा, लेकिन तुम जब कॉपी करोगे वही कॉपी करते ही रहोगे। तो हमेशा बालक क्रिएटिव वो होता है जिसका अपना ओरिजिनल थिंकिंग होता है, मौलिक विचार होता है। मौलिक विचारधारा जो होती है ना, वो हमेशा नई नई क्रिएटिविटी सोचता रहेगा बालक। और जब कॉपी करके शो करोगे तो मौलिकता नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप बहुत सारे बच्चे नहीं देखे थे, आपने दिखा दिया कि हाँ यही पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो सब आप ही को मानेंगे कि हाँ हाँ ये सही। इस तरह से बालक क्रिएटिव होगा जब उसका ओरिजिनलिटी होगी, मौलिकता होगा, उसे भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो वो फिर चेंजेबल होगा। समय के अनुसार जो क्रिएटिव बालक होते हैं ना, चेंज होते हैं। क्रिएटिव बालक जो है हमेशा समय के अनुसार चेंज होते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होता है। समय के अनुसार परिवर्तन होता है, चेंजेज होते रहते हैं। उसकी आइडियोलॉजी में ना हमेशा चेंज होता रहता है बालक के, वो क्रिएटिव होता है। लकीर का फकीर नहीं होता है कभी वो बालक। तो वो क्रिएटिविटी जो होता है वो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। इसी को यहाँ पर मौलिकता कहते हैं, सेल्फ आइडियोलॉजी होती है। फियर, भय नहीं होता है, कठोरता नहीं होता है, और डिपेंडेंसी नहीं होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो रचनात्मक बालक क्या होगा? मौलिकता होता है उसका, अपना खुद का होता है, कॉपी नहीं होता है किसी का। आगे देखो, द बेस्ट मेथड ऑफ द अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। बच्चों के समझने की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? समझने की सबसे सर्वोत्तम विधि देखो, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। पनिशमेंट देके सबसे ज्यादा नहीं समझेगा। भय से जब तक टीचर रहता है तब तक समझता है, टीचर गया वो भूल गया। व्याख्यान विधि से भी नहीं समझेगा, और केवल टेस्ट देने से भी नहीं सकता। बच्चा सबसे ज्यादा जो सीखता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा है। इस जॉन बंदूरा ने कहा था, एक है बंडूरा साहब, जिन्होंने कहा था बच्चा कैसे सीखता है? ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है। जॉन बंडूरा साहब ने यह कहा कि बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन क्या है, वो आंखों से देखता है और उसकी दिमाग में सोच होती है, और आंखों से देखता है, जब सोचता है, आंखों से देखता है, सोचता है, तो वो क्या होता है, धीरे 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 वैसा सीख लेता है। ऑब्जर्व करता है, देखता है, उससे सीखता है। और खास तौर से जब ये प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं। जब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में जाया जाता था तो क्या होता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑब्जर्व किया जाता था। ये पेंडुलम ऐसे चल रहा है, ये वॉच ऐसे चल रही है, ये ग्रेविटी ऐसे हो रही है। और जब केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो ये इसमें डाला गया, डाइल्यूट HCl डाला गया, डाइल्यूट H2SO4 डाला गया, कंसंट्रेट डाला गया कि डाइल्यूट डाला गया। कंसंट्रेट डाला गया तो कौन सा ग्रुप आएगा, उसका परीक्षण क्या है, ऑब्जर्व किया जाता था। तो अगर ऑब्जर्वेशन किया गया या अवलोकन किया गया, और अवलोकन के द्वारा बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। तो यहाँ पे जो आएगा ऑब्जर्वेशन, निम्न में से विच इज नॉट लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो, एक तो होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब वह योग्य है, वो सीख रहा है। और योग्य का मतलब यह होता है कि ये कैसे योग्य है, LSRW जो है वो सही है।
बालक किसने करता है? L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। पढ़ना लिखना बोलना सीखना, LSRW से ही बालक क्या होता है? एक एबल। एक है डिसेबल, इसकी जो है LSRW क्या होती है? लो होती है। इसका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग बहुत क्या होता है? स्लो होता है। जब रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग स्लो होता है तो ये बच्चा जो है धीरे धीरे सीखता है, स्लो मोशन से सीखता है। तो डिसेबल बालक जो है, अक्षमता बालक, निर्योग्य बालक, देखो डिसलेक्सिया ये डिसेबल बालक में होता है। डिसलेक्सिया जो है ये रीडिंग संबंधी होती है। डिसग्राफिया जो है लिखने संबंधी होती है। और डिसकैलकुली गणितीय संबंधी होती है। और डिबेट का मतलब ये नहीं हो, डिबेट का मतलब होता है चर्चा करना। डिबेट ये जो है कोई बीमारी नहीं है। तो करा कौन सी अक्षमता नहीं है? तो इसका ऑप्शन आएगा डी। ये तीनों जो है बीमारियां है। बच्चा पढ़ने लिखने और गणितीय चीजों में क्या होता है? स्लो होता है। LSRW इसका स्लो होता है। और ऐसे बालक को हम डिसेबल बालक कहते हैं। यहां से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन हैं, इसलिए आप ध्यान रखना। ढेर सारे क्वेश्चन पूछा भी है, पिछले बार भी पूछा था भाई पढ़ने की योग्यता। डिस्ग्राफिया में क्या कहता है? यह वर्ड को अलग उलट करके पढ़ता है, हाथों और आंखों में जो है बैलेंस नहीं बना पाता। डिसकैलकुलिया गणितीय का गणितीय प्रॉब्लम होता है, इसमें गणित संबंधी फोबिया होता है। इसमें बालक में स्थानीय मान का ज्ञान नहीं होता। स्थानीय मान का ज्ञान नहीं होता इसलिए ऐसा करता है। इसमें बालक रीग्रुपिंग नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट इज रीग्रुपिंग? रीग्रुपिंग का मतलब होता है जैसे हमने 97 लिखा और 28 लिखा, तो 8 और 7 ऐसे लिखेगा, 15 और 9 तो 11। वो इसे नहीं मालूम कि ये वाला ले जा करके कैरी लेना है, इसी को कहते हैं हम रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है मैथमेटिक्स में, ये बालक जो है मैथ नहीं सीख पाता। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे बालक सीखने में अक्षम होता है, इसे डिसेबल बालक कहते हैं। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम फोकस ऑन, बाल केंद्रित शिक्षा किस पे? टीचर पर, टेक्स्ट बुक पर, चाइल्ड पर। देखो बाल केंद्रित शिक्षा है तो किस पे फोकस करेगा? चाइल्ड पर फोकस करेगा। तो चाइल्ड एग्जामिनेशन परीक्षा पर नहीं, चाइल्ड पे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा बालक पर केंद्रित। क्वेश्चन है आगे, CCE क्या है? कॉन्टिन्यूएशन कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन को CC बल देता है, एनुअल एग्जाम ओनली, गलत बात है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मेमोराइजेशन पर, पनिशमेंट पर नहीं। ये कहां पे बल देता हूं? देखो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, इसका ऑप्शन आएगा बी। लेकिन देखो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और लगातार का मतलब क्या होता है? इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है और सम्मेटिव। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव जहां पे दोनों असेसमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यू। कॉम्प्रिहेंसिव को कहते हैं व्यापक। व्यापक को मतलब कहते हैं स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट। को स्कॉलिस्ट, स्कॉलिस्ट और को, इसे कहते हैं शैक्षणिक और इसे कहते हैं सह शैक्षणिक। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। शैक्षणिक जो है इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, कक्षा क्लास में होता है, यह आउट ऑफ द क्लासरूम, यह कक्षा के बाहर होता है। इन द क्लासरूम और आउट द। स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट व्यापक होता है। इवेल्युएशन हम जब करते हैं बालक को ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन,
क्वेश्चन के बेसिस पर करते हैं। और क्वेश्चन की बेसिस पर जो है हम कैसे करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है, ये है आपका। तो यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, बालक का संपूर्ण विकास हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करता है। इस तरह से हम लोग जो है आज ये पढ़े, फिर अभी मिलेंगे और ऐसा ढेर सारे क्वेश्चन है, फिर हम लोग करते रहेंगे। तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।